Hello everyone, welcome to our channel Success EduTech. I am prashant jadhav. Today we are watching our first chapter's second point, the outbreak of the revolution. तो रिवोल्यूशन जो था उसके परिणाम क्या हुए हमने ये पहले देखा है, तो हम आगे का भाग यहाँ पर देखेंगे. लुइस 16th had to increase taxes for reasons you have learned in the previous section. तो आपने पिछले सेक्शन में देखा था कि टैक्सेस बढ़ाने के कारण क्या क्या हुआ. हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस. तो आपको क्या लगता है कि ये उसने क्यों किया होगा. इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रिजिम द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर ऑफ इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन. तो ये सब कुछ राजा के हाथ में नहीं था. मोनार्क यानी राजा. तो उसके पीछे क्या है प्रोसेस, ये हम यहाँ पर देखने वाले. रादर ही हैड टू कॉल ए मीटिंग ऑफ द स्टेट जनरल विच वुड देन पास हिज प्रपोजल्स फॉर न्यू टैक्सेस. तो एक स्टेट जनरल की एक मीटिंग होती थी और उसमें ये प्रपोजल रखा जाता था और उसके बाद उस पर निर्णय लिया जाता था. द स्टेट जनरल वॉज ए पॉलिटिकल बॉडी टू विच द 3 स्टेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. और स्टेट जनरल्स एक पॉलिटिकल बॉडी थी. वो क्या करती थी, वो अपने जो 3 स्टेट्स थे वो क्या करती थी, अपने रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर भेजती थी. However, the monarch alone could decide when to call a meeting of this body. The last time it was done was in 1614. तो मोनार्च ये सब इन रिप्रेजेंटेटिव से यानी प्रतिनिधियों से बातचीत करके ये सब कुछ डिसाइड करता था. वो मीटिंग कब हुई, 1614 को. तो उसके बाद क्या हुआ हम देखेंगे. तो ऑन 5 मई 1789 लुइस 16 called together an assembly of the States General to pass proposals for new taxes. तो 5 मई 1789 को लुइस ने क्या किया, सभी जो असेंबली के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्हें इकट्ठा किया और उसके बाद उन्होंने वो प्रपोजल रखा टैक्सेस का. रिप्लेंडेंट हॉल इन वर्सिलिस वाज प्रिपेयर्ड टू होस्ट द डेलीगेट्स. और ये जो डेलीगेट्स थे वह हॉल में होस्ट के रूप हॉल में जमा हुए थे. द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट्स एंड 300 representatives, each who were seated in rows facing each other on 2 sides. और लगभग 300 रिप्रेजेंटेटिव्स फर्स्ट और सेकंड के जो स्टेट्स थे उन्होंने भेजे थे. और while the 600 members of the third state had to stand at the back. और लगभग 600 मेंबर्स थर्ड स्टेट ने भेजे थे और वो बैक यानी पीछे खड़े थे. पहले 2 स्टेट के पीछे वो खड़े थे. तो थर्ड स्टेट वाज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर्स. और थर्ड स्टेट के जो मेंबर थे वो कैसे थे, बहुत ही प्रभावशाली एजुकेटेड लोग थे, सभी टैलेंटेड लोग थे. पीसेंट्स, artisans and women were denied entry to the assembly. और जो पीजेंट्स यानी मजदूर और जो कारीगर और जो स्त्रियां थी उनको वहाँ आने के लिए मनाही की गई थी असेंबली में. However, their grievances and demands were listed in some 40,000 letters which the representatives had brought with them. और लगभग 40,000 लेटर वहाँ पर आ चुके थे. रिप्रेजेंटेटिव्स ने यानी प्रतिनिधियों ने वहाँ पर पेश किए थे. उसमें बहुत सी डिमांड थी. गरीब यानी जो लोग थे पिछड़े हुए यानी गरीबी थी उनकी, उन्होंने वो अपने विचार वहाँ उन लेटरों में मैनिफेस्ट किए थे. वोटिंग इन द स्टेट जनरल इन द पास्ट हैड बीन conducted according to the principle that each state had one vote. और सभी स्टेट के जो मेंबर्स थे उनको एक 1 वोट का अधिकार दिया गया था यानी एक मत का. This time to Louis XVI was determined to continue the same practice, but members of the third state demanded that voting now be
conducted by the assembly as a whole. और जो थर्ड स्टेट थी उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वोटिंग का जो अधिकार है वो सबको मिलना चाहिए. तो उसके बाद क्या हुआ, कंडक्टेड बाय असेंबली एज अ होल वेयर ईच मेंबर वुड हैव वन वोट. और असेंबली में जितने भी मेंबर हो उन्हें उन सभी को ये वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए, ऐसा उनका मत था. दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स put forward by philosophers like Rousseau in his book The Social Contract. When the king rejected the proposal, members of the third estate walked out of the assembly in protest. और जब किंग ने रिजेक्ट की ये जो उनकी प्रोविज़न थी, तो उसके बाद ये जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे, टैलेंटेड सभी लोग थे, उन्होंने असेंबली पर बहिष्कार किया और वो वहाँ से निकल पड़े, बाहर आ गए. और रूसो ने भी ये अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक किताब में लिखा है कि सभी व्यक्तियों को अपना अधिकार होना चाहिए. लगभग रूसो की तरह उन्होंने अपना ये विचार वहाँ पर प्रकट किया था. द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट viewed themselves as a spokesman for the whole French nation. On 20 June, they assembled in the hall of an indoor tennis court in the ground of the Versailles. They declared themselves a national assembly and swore not to be dispersed till they had drafted कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस दैट वुड लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क. तो उन्होंने डिसाइड कर दिया कि अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें ये बात होनी चाहिए कि उसमें जो राजा के अधिकार है यानी मोनार्क जिसे कहा जाता है वो कैसे होने चाहिए, मॉडरेट होने चाहिए, उसकी एक कक्षा होनी चाहिए, उसकी एक सीमा होनी चाहिए. दे वर लेड बाय Mirabeau and Abbassius. Mirabeau was born in noble family but was convinced of the need to away with the society of the feudal privilege. He brought to the journal and delivered powerful speeches to the crowds assembled at Versailles. तो दो ऐसे व्यक्ति थे, एक था एबेसियस और दूसरा मिराबियो. तो ये उन्होंने क्या किया, तो कुछ डेवलप करना चाहा, कोई एक नई क्रांति लाने की उन्होंने कोशिश की फ्रांस में. तो उसके बाद क्या हुआ फ्रांस में, और ये हमें यहाँ पर देखना है. Abbassius, originally a pressist, wrote an influential pamphlet called What is the Third Estate. तो Abbassius नामक जो पृष्ठ थे यानी एक अच्छे व्यक्ति थे, एक नॉलेजेबल व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया, पैम्पलेट बनाए और उस पैम्पलेट को नाम दिया थर्ड स्टेट. व्हाट इज़ थर्ड स्टेट? While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of the France seethed with turmoil. और जो नेशनल असेंबली है वो बिजी है वर्सलिस ड्राफ्टिंग एज अ कॉन्स्टिट्यूशन. द रेस्ट ऑफ द फ्रांस सीजेड विद टर्मोइल. और जो फ्रांस का जो अभी जो काम चल रहा है वो कैसा, टर्मोइल यानी कुछ ठीक सा नहीं चल रहा है. सेवरल विंटर हैड मेंट बैड हार्वेस्ट, द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज. यानी फ्रांस की जो परिस्थिति है बहुत ही कठिन है, यानी लोगों को खाने के लिए क्या कहते हैं उसको, ब्रेड यानी जो रोटी है वो भी नहीं में नसीब हो रही है. ऐसा वक्त आ चुका था फ्रांस में. A severe winter had meant the bad harvest. The price of bread rose. Often bakers exploited the situation of the hoarded supplies after spending hours in a long queues at the bakery. तो लाइन में खड़े रहकर खाना लेने की दशा लोगों के सामने आ चुकी थी. Crowds of the angry women stormed into the shops at the same time as the king ordered troops to move into Paris on 14 July. The agitated crowd stormed and destroyed the Bastille. तो राजा जो था बहुत ही निरंकुश था. उसकी जो
पद्धति थी राज्य करने की वो भी भयानक थी। इसी के कारण क्या हुआ, उसका एक उग्र रूप आगे आया लोगों का। तो उन्होंने बास्टिल पर चढ़ाई की, डिस्ट्रॉय किया उस बास्टिल को, जो कि फ्रांस का एक प्रिजन है, किलानुमा प्रिजन है। In the countryside, rumors spread from village to village that the lords of the manor had hired bands and brigands who were their way to destroy the ripe crops. Caught in the frenzy of the fear, peasants in the several districts seized horse and pitchforks and attacked treetops. They looted hoarded grain and burnt down documents containing records and memorial dues. तो इस राजा ने बहुत ही नुकसान किया था लोगों का। इसी के कारण लोग जो थे वो क्या हो गए थे, संतप्त थे राजा के इस कारनामे के कारण, क्योंकि राजा ने सैनिक भेजकर लोगों को त्रस्त किया था, उन पर अन्याय किया था, और उसका बदला लेने के लिए अब लोग तैयार थे। A large number of nobles fled from their homes, many of them migrating neighboring countries. और इसके कारण बहुत से लोग अपना ये देश छोड़कर दूसरे कंट्री में जा रहे थे, दूसरे देश में जा रहे थे। Faced with the power of the revolting subjects, Louis XVI finally accorded recognition of the National Assembly and accepted the principle that the powers would from now be checked by a constitution. और उसके बाद लुइस ने कुछ देखा, रिकग्नाइज किया कि क्या हो रहा है, और कुछ प्रिंसिपल थे पावर के, तो वो चेक किए उन्होंने। ऑन द नाइट ऑफ 4 August 1789 द असेंबली पास a decree abolishing the feudal system of the obligations and taxes. Members of the clergy too were forced to give up their privileges. तो उसके बाद 4 अगस्त 1789 को असेंबली में एक जो रूल था वो पास हो गया, और उसके कारण क्या हुआ, तो कुछ ऑब्लिगेशंस और टैक्सेस, उसमें टैक्सेस के कुछ ऑब्लिगेशन दिए गए थे, और मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वेयर फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। और कुछ उसमें ऐसे कुछ रूल थे, वो क्या थे, thieves were abolished to land owned the church were confiscated. As a result, the government acquired estate worth 2 billions, at least 2 billion livres. तो चर्च को यहाँ पर महत्व आ चुका था, और गवर्नमेंट को 2 बिलियन लीवर्स उनको देना था। तो उसके बाद क्या क्या हुआ फ्रांस में इस क्रांति के जो बाद में क्या हुआ, और उसके पहले क्या हुआ, ये पहले क्या हुआ हमने ऑलरेडी देखा है, और उसके बाद क्या हुआ वो हम अभी देख रहे हैं। तो हम यहाँ पर एक न्यू वर्ड्स हमने यहाँ पर पढ़ा है, ईटो चैटियो। तो इसका अर्थ क्या है, कास्टल लॉज स्टीली रेसिडेंस बिलोंगिंग अ किंग और नोबल मैन, और मैनर का एन स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ द लॉर्ड्स लैंड्स एंड हिज मैंशन। तो मैनर और ये जो दोनों शब्द हैं, इनके हमने अर्थ देखे हैं। तो मैं प्रशांत जाधव अपना ये लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।